दोस्तों फाइनेंस लेक्चर में डेट इक्विटी डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट फंड से देख लिया। अभी सेंसेक्स पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए या उसको एक्सपांड करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता चाहिए। वो फाइनेंस अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहिए, यू विल अप्रोच द मनी मार्केट, जहाँ सरकार अपनी तरफ से ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल निकालती है, कंपनी वाले कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट निकालते हैं। उसके विपरीत अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए उधारी में पैसा चाहिए, यू विल अप्रोच कैपिटल मार्केट, और वहाँ सबसे पहली बार जब सरकार के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सॉवरेन बॉन्ड इशू किए जाए या फिर कोई कंपनी द्वारा आईपीओ शेयर बॉन्ड डिबेंचर इशू किए जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, और वो वापस आप बेचते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। मान लीजिए 1 अप्रैल 1979 को विजय माल्या ने किंगफिशर का आईपीओ इशू किया और उसमें 30,000 शेयर उसके पास, प्रमोटर के पास, एंड 70,000 शेयर्स विल गिवन टू द पब्लिक। बस तो उस दिन ये कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था, जनता के पास कितने शेयर हैं, 70,000, और मान लीजिए प्रत्येक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, देन यू वुड से कि 60 लाख रुपए उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन था। ये तो पहली बार का आईपीओ इशू हुआ और वो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है। वहां पर कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो आईपीओ धड़ाधड़ प्राइमरी मार्केट से खरीद लें और फिर सेकेंडरी मार्केट, शेयर बाजार के अंदर उसको मोटी कीमत में हम बेचें। ऐसी मानसिकता रखने वाले निवेशकों को बोला जाता है स्टैग इन्वेस्टर, मेल डियर। तो ऐसे स्टैग इन्वेस्टर ने ये चीज़ खरीदी होगी, ठीक है, और फिर वो सेकेंडरी मार्केट में उसको वापस बेचने के लिए जाएंगे। दिस सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट। एक बार यूपीएससी ने क्रोनोलॉजी पूछी थी तो याद कर लेते हैं। विश्व का सबसे पुराना कहाँ पर है? नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में। एशिया का सबसे पुराना किधर है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत के अंदर ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट में जाएं, बीएससी अहमदाबाद, कोलकाता एंड एनएससी होगा। खैर, ये स्टैग इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट में अपनी चीज वापस मोटे दाम पे बेचने को जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के निवेशक होते हैं। एक होता है बुल इन्वेस्टर, उसे लगता है कि ये जो भी शेयर है उसका दाम और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो मैं अभी खरीद लूँ ताकि जब और बढ़े तो मैं मालदार हो सकूँ। सो दैट विल बी बुल इन्वेस्टर, ही होप्स दैट प्राइसेस विल राइज फर्दर, सो ही मेक्स परचेस। सामने कुछ बियर इन्वेस्टर भी होते हैं, उनके पास जो शेयर होता है उनको डर लगता है कि ये 200 रुपये का शेयर फिर 100 रुपये में, फिर 50 रुपये में बिकेगा, तो मैं 50 में बेच दूं रादर देन कि फिर 40 में मैं बेचूंगा तो और नुकसान हो जाएगा। सो ही फियर्स दैट द प्राइजेस विल फॉल एंड देयरफॉर ही प्रीफर्स टू सेल। तो बाजार के अंदर बुल इन्वेस्टर भी होते हैं, बियर इन्वेस्टर भी होते हैं, और इनके चलते ये पूरी खरीद बिक्री चलती रहती है। तो अपनी कंपनी किंगफिशर 1979 में हमने निकाला था कि उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन था 60 लाख रुपए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2017, मान लीजिए अभी भी जनता के पास कुल मिला के 70,000 शेयर्स हैं, लेकिन ये बुल एंड बियर इन्वेस्टर के चलते मान लीजिए आज की तारीख में वो एक एक शेयर उसकी दाम हो गई है 2,000 रुपये प्रति शेयर। तो कुल मिला के ये कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? 14 करोड़ रुपए। बस फिर आसान है, बीएससी सेंसेक्स की फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट ईयर में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एफएफएमसी कितना है? 14 करोड़ डिवाइडेड बाय बेस ईयर 1979 में कितना था? 7 लाख, मल्टीप्लाई विथ 100 तो पता चलेगा 20,000। दैट इज द सेंसेक्स फॉर टुडे। खैर, ये तो बहुत आसानी से समझ आ सके इसलिए मैंने कहा। अदरवाइज व्हाट इज सेंसेक्स? इट इज सेंसिटिव इंडेक्स और वेटेड एवरेज ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज विच आर सिलेक्टेड बाय बीएससीज इंडेक्स सेल। बीएससी के अंदर इंडेक्स सेल के अफसर 30 बड़ी अच्छी वाली कंपनियों को पसंद करते हैं और उनके शेयर का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो गिनते हैं, और हर एक कंपनी को वेट असाइन किया होता है, उस हिसाब से पूरा एक जवाब उसका निकालेंगे। अब स्वाभाविक है, ये एफएफएमसी का फॉर्मूला क्या है? जनता के पास शेयर कितने मल्टीप्लाई विद द प्राइस, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी का प्रमोटर है वो कुछ अपने शेयर और बाजार में बेच दे, तो उस हिसाब से अपने नंबर्स एडजस्ट करना पड़ेंगे। कुछ बार कंपनियां बंद हो जाती हैं, मर्जर एमलगेशन हो जाता है, तो वो सब के हिसाब से वो हमेशा अपनी फॉर्मूला और उसके अंदर ये अलग अलग कंपनियों को अपडेट करते रहते हैं। बट वो सारी पंडिताई अपने लिए कोई काम की नहीं, अपना तो बस इतना ही वेटेड एवरेज है, इंडेक्स सेल निकालता है, 30 कंपनियां होती हैं। अब ये सेंसेक्स हमने निकाला 20,000, वो अब उससे ऊपर कब जाएगा 30,000 तक, और कब नीचे 10,000 नीचे कब आएगा? ऊपर कब जाएगा? मान लीजिए आरबीआई इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, सॉफ्ट मनी पॉलिसी अपनाता है, जिसके कारण ब्याज दर सस्ते हो जाए, और साथ ही साथ मान लीजिए सरकार एविएशन सेक्टर के अंदर और एफडीआई की अनुमति देती है, तो फिर हो सकता है कि जनता क्रेडिट कार्ड पे
एयरलाइन में सफ़र करने के लिए जाए, वेकेशन घूमने के लिए जाए, राइट। तो उस वक्त ये किंगफिशर के स्वाभाविक है मुनाफा बढ़ जाएगा। देन इन्वेस्टर विल थिंक कि ये तो ज़्यादा डिविडेंड हमको दिलाएगी, सो दे विल परचेज, और उस हिसाब से वो शेयर की डिमांड बढ़ती जाएगी, दाम बढ़ता जाएगा। ऐसी 30 कंपनियों के अलग अलग बढ़ते जाएंगे न्यू से कि देखिए सेंसेक्स ऊपर चला गया। तो फिर सेंसेक्स नीचे कब आएगा? ड्यूरिंग वॉर, इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। निवेशक सोचेगा कि भाई ये कंपनी का मुनाफा तो अब कम होगा, तो हमको डिविडेंड कम मिलेगा, सो बेटर वी सेल दिस थिंग एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स। ऐसे केस में लोग पानी के दाम छोड़ो, इसको बेच के भाग जाओ, तो स्वाभाविक है वो शेयर के दाम नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी कम होने लगेगा एंड देन यू विल से सेंसेक्स गिर गया। पिछले 1 साल के अंदर सेंसेक्स की क्या चाल रही, इकोनॉमिक सर्वे में ग्राफ दिया है, जरा ये चाल देख लेते हैं। सबसे पहले 2016 जनवरी फरवरी के दौरान एक बार सेंसेक्स 800 पॉइंट नीचे गिर गया। ऐसा बोला गया ब्लड बात है, बियर हग हो गया। बियर हग मतलब बियर इन्वेस्टर क्या होता है, वो ये सोचता है कि कंपनी का शेयर का दाम और गिरेगा तो मेरे पास है वो मैं बेच दूं, रादर देन कि मुझे और नुकसान हो जाए। ऐसा होने का कारण क्या? क्योंकि ये 2016 जनवरी फरवरी, उससे पहले क्या होगा 2015 का थर्ड क्वार्टर, उस वक्त ये SBI, टाटा इंडस्ट्री, उन सब ने अपने रिपोर्ट जनरेट किए थे और बोला कि हमको तो नुकसान ही हो रही है। तो स्वाभाविक निवेशक को लगा होगा कि भाई ये कंपनियों में तो डिविडेंड कम आएगा, लेट्स सेल इट एंड रन अवे। तो ये कारण ये रहा। उसी प्रकार US फेडरल रिजर्व ने भी ऐसी आगाही की कि अमेरिका और ग्लोबल बाजार में टर्मोइल चलती रहेगी, तो अगेन निवेशक सोचेगा छोड़ो कहीं मैं गोल्ड में या ऐसा निवेश कर लेता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट जनता बेस ज़्यादा रही थी, तो FFMC कम आएगा और सेंसेक्स नीचे गिरने लगा। ये एक बात हुई। उसी प्रकार ब्रेक्जिट जून जुलाई के अंदर उसकी अफवाह चल रही थी रेफरेंडम की, तो उस हिसाब से वापस नीचे गिर गया। निवेशकों को लगा कि भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर असर होगी, एक्सपोर्ट अपना कम हो जाएगा एंड सो फॉर्थ। उसके बाद आप पाएंगे कि ऊपर भी गया। अगस्त सितंबर के अंदर उर्जित पटेल नए गवर्नर बनते हैं। निवेशकों का यह सोचना था कि रघुराम राजन का तो एक टाइट मनी पॉलिसी करने का रुख रहा था, बट उर्जित पटेल ही वुड परस्यू रेट कट्स, थोड़ा ब्याज दर लोन दर सस्ता करवा देंगे, रेपो रेट में कटौती करेंगे। अब ऐसा होगा तो फिर जनता जन के उधारी में पैसा लेगी, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, लैपटॉप, मोबाइल ये सब खरीदारी करेगी, तो ऐसी कंपनियों में मुनाफा ज़्यादा होगा, प्रॉफिट, और उस हिसाब से डिविडेंड ज़्यादा आएगा। तो देयरफॉर ये निवेशक शेयर ज़्यादा खरीदते हैं और दाम ऊपर चलने लगे, तो उस वक्त टॉप पे गया। उसके बाद आप पाएंगे नोटबंदी 8 नवंबर एंड आफ्टरवर्ड्स, तो सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिलती है। इसके 2 कारण थे। नोटबंदी हुई मतलब अब निवेशक सोचेगा कि भाई आम जनता टीवी, फ्रिज, मोबाइल ऐसी चीज़ों का परचेज थोड़ा डिले कर दे, क्योंकि हाथ में पैसों की तंगी थी। तो स्वाभाविक है ऐसी कंपनियों के मुनाफे पर असर होगी, तो फिर हमारे डिविडेंड पे असर होगी, तो बेटर की सेल अवे और इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो ये कारण है, भागने लगे तो डाउन चला गया। दूसरा कारण, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आते हैं। निवेशकों को लगा कि वो, क्योंकि उनका एक प्रोटेक्शनिस्ट प्रकार का रवैया है, तो निवेशकों ने सोचा कि भाई ये भारतीय IT कंपनियों के ऊपर कोई नया टैक्स लागू कर देंगे, या फिर H1B वीज़ा में जो लोग गए उनको वापस निकाल देंगे, या फिर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ऊपर US FDA के सारे नियम एकदम कड़क करवा देंगे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाएगा, तो अपनी भारत की IT फार्मा इंडस्ट्री के मुनाफे में कटौती आएगी, हमारा डिविडेंड कम हो जाएगा। सो अगेन बियर हग, बेच दो और भाग जाओ। तो स्वाभाविक है वापस सेंसेक्स नीचे गिर गया। ऐसा चला। फिर आप दिसंबर में पाएंगे कि वापस थोड़ी देर अब गया, फिर वापस डाउन होने लगा। उसका कारण ये था, ओपेक कंट्रीज ने मिलकर एक आपस में डील बनाई कि भाई विश्व बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बहुत नीचे जा रहे हैं, तो हमको नुकसानी ना हो, इसलिए हम सब मिलके अपना सप्लाई कम कर देते हैं। अगर क्रूड ऑयल का सप्लाई वो लोग कम करेंगे तो स्वाभाविक है धीरे धीरे क्रूड ऑयल का दाम ऊपर बढ़ने लगेगा। तो अब आप सोचिए भारत पे इसकी क्या असर होगी। अपनी ये रिलायंस वगैरह पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनिंग, उनको क्रूड ऑयल आयात करने में पहले से महंगा हो जाएगा, और अपने लोकल बाजार में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, तो उस हिसाब से चीज़ वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो अलग अलग कंपनियों के मुनाफे पे असर होगा। तो अगेन इन्वेस्टर सोचेगा कि छोड़ो भागो यहाँ से, तो वापस सेंसेक्स नीचे गिर गया। नोटबंदी का भारत के सेंसेक्स पे क्या असर हुआ? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई खास असर नहीं हुआ, थोड़ा ही उसके कारण सेंसेक्स में गिरावट आई। बाकी जो गिरावट आई उसका प्रमुख कारण था डोनाल्ड ट्रंप का चुन के आना, और उसके चलते जो निवेशकों को डर लगा कि भारत की IT और फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पे असर होगी, उस कारण से वो भागने लगी। सो नोट डिमोनेटाइजेशन उसका इम्पैक्ट था, बट नॉट अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन द सेंसेक्स।
प्रश्न होता है कि भाई ये शेयर बाजार में ऊपर जाए सेंसेक्स नीचे जाए उसकी हमको क्या पंचायत है। मित्रों, सबसे पहली बार कंपनी अपना आईपीओ इशू करती है, आपने वो खरीदा, सारी जिंदगी आप अपने पास रखेंगे तो आपको कंपनी का डिविडेंड मिलते रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपको वो चीज़ बेच के कहीं और निवेश करना है, तो एग्जिट ऑप्शन भी होना चाहिए, राइट। सो दिस सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट, इट प्रोवाइड्स यू वन टाइप ऑफ लिक्विडिटी एंड एग्जिट ऑप्शन टू योर शेयर्स, वरना सारी जिंदगी उसको पकड़ के बैठना पड़ता। सो उस कारण से शेयर बाजार का महत्व है। और शेयर बाजार में सेंसेक्स कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उस हिसाब से निवेशक, मान लीजिए उसने कोई कंपनी का 1000 रुपये में आईपीओ खरीदा था और फिर वो बेचने जाए 100 रुपये भी नहीं मिल रहे, सो नेक्स्ट टाइम सम अदर कंपनी कम्स तो वो उसके आईपीओ में निवेश करने से सोचेगा। इसलिए उस हिसाब से फिर कंपनियों को फाइनेंस में पैसा लाने में सहूलत रहेगी या तकलीफ पड़ेगी। सो लाइक दैट सेंसेक्स का पूरी इकोनॉमी पर असर होता है। खैर अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है। सेंसेक्स अप्रैल 2017 में इट क्रॉस 30,000 मार्क। तो अब तो निवेशक बहुत मस्ती में आ जाएंगे, नहीं और निवेश करते हैं, किसी कंपनी में जाएं, हमको और डिविडेंड मिले वगैरह। लेकिन सेबी ने सबको चेतावनी दी है कि भाई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। ये पेनी स्टॉक क्या होता है? अमेरिका के अंदर व्याख्या है कि भाई जो शेयर बाजार में $1 से कम कीमत में बिके, दैट इज पेनी स्टॉक। भारत के अंदर कुछ ऐसे समझते हैं कि 10 रुपये से कम मूल्य में बिकता है और उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, ऐसे स्टॉक को बोलते हैं पेनी स्टॉक। ज़्यादातर ऐसी कंपनियां दे आर यूजुअली शेल फर्म्स, और उसकी ये शेयर केवल दिखावे के लिए होते हैं और उसकी मदद से स्कैमस्टर अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी करने का प्रयत्न करते हैं। वो कैसे होता है हम ब्लैक मनी में पढ़ेंगे, अभी के लिए कि बस भाई ये पेनी स्टॉक के अंदर ब्लैक टू व्हाइट करने का खेल चलता है। इसीलिए सेबी ने निवेशकों को बोला भाई बड़े 30,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको लगे कि भाई कोई भी कंपनी में हम निवेश करें हमको मुनाफा हो जाए, बट प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि सेबी ऐसे पेनी स्टॉक और कंपनियों पे पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हम वापस आते हैं शेयर बाजार में। आप टीवी में देखते होंगे लोग ऐसे कुछ कंप्यूटर पे करते हैं और शेयर की खरीद बिक्री होती है, रेड एंड ब्लू कलर की ऐसी लाइन चलती है। तो ये जो चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर, उसका नाम क्या है? बीएससी के अंदर जो सॉफ्टवेयर उसका नाम है बॉल्ट, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। एनएससी के अंदर है, उसको बोलते हैं नीड नेशनल एनएससी फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इसकी मदद से वो शेयर बाजार में आप खरीद बिक्री कर सकते हो। बैकएंड में ये एक जगह से दूसरी जगह पूरा जो संचार होता है वो सैटेलाइट कौन सा यूज करते हैं? वीसैट, वेरी स्मॉल एपरेटस टर्मिनल। अब ये सैटेलाइट इट इज़ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जब सोलर फ्लेयर होगी तब सूर्य से आने वाले कुछ रेडिएशन, उसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि ये सैटेलाइट उस वक्त बराबर काम नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। उसी प्रकार जब इक्विनॉक्स हो, सो बिकॉज दिस इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये पृथ्वी और सूर्य के एकदम बीच में आ जाएगा, तब भी इसके कामगिरी पे कुछ असर होता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो दे विल स्टॉप द ट्रेडिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। अब ऑनलाइन अगर सारा ट्रेडिंग हो रहा है तो एक डर भी रहता है कि ये वानाक्राई, रैनसमवेयर, ऐसी कोई चीज़ उसने पूरी सिस्टम बंद करवा दी तो। इसलिए बजट 2017 में ये भी अनाउंस किया गया कि हम लोग एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर आवर फाइनेंशियल सेक्टर, CERT-FIN, ऐसी एक टीम बनाएंगे जिसके चलते पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, म्यूचुअल फंड के, इंश्योरेंस के, बैंक के, शेयर बाजार के, वो पूरी नेटवर्क को, सिस्टम को और मजबूत, सिक्योर, पुख्ता किया जा सके। सेंसेक्स के बारे में थोड़ी चीज़ें हमने पढ़ ली। नाउ वी विल सी दिस स्कैम्स एंड सेबी। अगर पूरी चीज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है तो ये जो शेयर बॉन्ड ये होते कहाँ पर है? वेयर इज द फिजिकल थिंग? मित्रों, 90 के दशक में फिजिकल ट्रेडिंग ही होता था कि आप पैसा देंगे और सामने शेयर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर डिलीवरी में डिले, चोरी हो जाने का खतरा, फॉर्जरी का खतरा। इसके लिए मिड 90s में एक सिस्टम बनाई गई कि जितने भी फिजिकल शेयर हैं, बॉन्ड है, डिवेंचर है, वो NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, एंड CSDL, वन सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, वहाँ वो सारी चीज़ें उनके लॉकर में रख दी जाएंगी। और फिर SBI, HDFC, अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूट्स वो एजेंसी खरीद लेंगे NSDL, CSDL से, सो दे विल बिकम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और फिर आम निवेशक वो जाके ऐसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट में अपना अकाउंट खुलाएगा, जिसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जिसकी मदद से हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ शेयर बॉन्ड सबका ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट फिजिकल चीज़ कहाँ पर है? वो कहीं और तिजोरी में पड़ी है। सो दोज फिजिकल सिक्योरिटीज दे आर डीमटेरियलाइज्ड इनटू अ वर्चुअल और डिजिटल फॉर्म एंड वी आर ट्रेडिंग दैट थिंग, इसलिए उसको बोला जाता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमैट अकाउंट। अहमदाबाद के अंदर एक औरत थी, रूपल पंचाल।
उसने सोचा कि मुझे अहमदाबाद और गुजरात का नाम रोशन करना है। वो शादी.com पे गई, अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स डाउनलोड किए, नकली एड्रेस प्रूफ बना दिए और फिर उसकी मदद से अलग अलग बैंकों में उसने नकली डीमैट अकाउंट्स खुलवाए। उस जमाने में अगर आपको आईपीओ में अर्जी करनी थी तो 50,000 से कम की रकम के लिए पान कार्ड नंबर लिखना जरूरी नहीं था, इसलिए उसके लिए ये काम और आसान हो गया। ये ऐसे नकली डीमैट अकाउंट की मदद से आईपीओ में अर्जियां डालती थी। तो मेरे आपके जैसे सीधे लोग एक एक अकाउंट से एक एक अर्जी डालेंगे, वो तो 1000 अकाउंट से 1000 अर्जियां डलवाएगी, राइट। तो आईपीओ के अंदर शेयर उसको अलर्ट हो जाए उसकी संभावना बढ़ जाती थी। इस प्रकार से जो शेयर उसको प्राइमरी मार्केट में मिल गए, देन शी विल प्ले लाइक अ स्टैग इन्वेस्टर और सेकेंडरी मार्केट में ऊंची कीमत में जाके वो बेच देती थी। और मेरे आपके जैसे लोग जो 100 रुपये में शायद अपने को प्राइमरी में मिल जाता, वही चीज़ अब 1000 रुपये में सेकेंडरी में जाके खरीदनी पड़ती थी। सो दिस वॉज द डीमैट स्कैम, आईपीओ स्कैम। और ये रूपल पंचाल उसको खिताब दिया गया डीमैट क्वीन। इस स्कैम के सामने एक्शन क्या लिया? आरबीआई ने उन सभी बैंकों को दंडित किया जिन्होंने इसका सारे डॉक्यूमेंट्स बिना बराबर चेक किए डीमैट अकाउंट खोल दिए थे। उसके बाद लेके आए सेबी वाले, लेके आए असबा, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ताकि इसके पास पैसे भी नहीं, हवाबाजी में वो जो कर रही थी ऐसा काम भविष्य में कोई ना कर सके। और सेबी ने ये भी नियम कर दिया कि ये 50,000 नहीं, आपको 10 रुपये भी आईपीओ में दाव में लगाने हैं, स्टिल यू हैव टू कोट योर पान कार्ड नंबर। अब पान कार्ड आया है तो अपने लिए एमसीक्यू में तैयार करना पड़ेगा कि ये परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है और सामने ये यूआईडी आधार कार्ड से अलग कैसे है। पान कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इशू करते हैं, आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी वाले इशू करते हैं। पान कार्ड के अंदर 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, मतलब A to Z भी हो सकते हैं और 0 to 9 भी हो सकते हैं, मतलब ANOPPV 197 समथिंग समथिंग, ऐसा पूरा ये लंबा चल सकता है। उसके सामने यूआईडी आप देखिए, वो कार्ड में 4 4 और 4 ऐसे 3 सेट में नंबर दिए गए, मतलब टोटल 12 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। ऐसे 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है आपका आधार कार्ड। आपका एड्रेस बदलने पर पान कार्ड नंबर भी नहीं बदलता और आधार कार्ड नंबर भी नहीं बदलता। अब उसी प्रकार मित्रों, पान कार्ड और आधार कार्ड में कौन निकलवा सकता है? एलिजिबिलिटी, बायोमेट्रिक डेटा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एज लिमिट क्या होती है, कितनी फ़ी लगती है, वो सब मैंने लिखा है, घर पे आराम से इसको रट लेना आप। नए बजट में ये बोला गया है कि क्योंकि पहले कुछ लोग फर्जी पान कार्ड निकलवा लेते, फर्जी एड्रेस प्रूफ वगैरह देकर, कुछ लोग एक से ज़्यादा पान कार्ड रखते हैं, उस हिसाब से वो लोग फिर टैक्स इवेजन कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने की आवश्यकता है। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड कि जो भी डीमैट अकाउंट है उसको आधार के साथ लिंक किया जाएगा। उसी प्रकार जो जनधन अकाउंट है उसको भी आधार के साथ लिंक किया जाएगा ताकि ऐसे फर्जी लोगों को पकड़ा जा सके। अब ये तो कड़क कर दिया, तो सामने कुछ नरम भी करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या नए बजट में बोला गया कि कोई विदेशी व्यक्ति, कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भारत में आना चाहता है, अब शेयर बाजार में उसको खेलना है तो पान कार्ड निकलवाना पड़ेगा, राइट। बट वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है, उसने डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बट उसका काम सेबी देखता है। और पूरा वो ऑनलाइन बैंकिंग से काम करना चाहेगा तो बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो आरबीआई काम देखता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र के फॉर्म उसको भरने पड़ते थे, काफ़ी समय लगता था। उसके बदले हम केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उसे भरे और अपने आप उसके बैक एंड में पान कार्ड, डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट खुल जाए। ऐसा एज ऑफ डूइंग बिजनेस हम करने वाले हैं। एंड सिमिलरली म्यूचुअल फंड, ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर जो भारत के भी हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन सेबी में पूरा ऑनलाइन करा सके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाए, ऐसे हम प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए। बेसिकली सरकार की, सेबी की, आरबीआई, इन सब की हमेशा मंशा रहती है कि कंपनियों को बैंक की जगह फाइनेंशियल मार्केट से वो अपना पैसा और निवेश ले ले तो वो बढ़िया रहेगा, ताकि एनपीए की समस्या से लड़ा जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो शेयर बॉन्ड के जरिए मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया है रिलेटिव टू बैंक फाइनेंस। तो इसके लिए जो जो काम किए जाते हैं, सरकार और सेबी द्वारा कुछ टेक्निकल नियमों को सरल किया जाता है। सरकार रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर कुछ टैक्स के नियम सरल करेगी, राइट। सेबी उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, या उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शन एफडीआई, एफआईआई में होते हैं उसमें कोई कमी की जाए, या फिर कि ये अदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी, ईपीएफओ, एलआईसी, उनके पास जो पैसा है उनको बोला जाए कि आप थोड़ा मोबिलाइज करिए। ये सब कुछ करके प्रयत्न हमेशा किया जाता है कि भाई ये कैपिटल मार्केट और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट उसको मजबूत किया जाए, वहाँ ज़्यादा पैसा आए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आए एंड एवरीथिंग।
तो मतलब आपने बजट पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तब भी मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में कहीं कुछ लिखना हो, यू कैन ऑलवेज से कि भाई सम न्यू मेजर्स वर टेकन टू डीपन द कैपिटल मार्केट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट वाइल प्रोटेक्टिंग द स्मॉल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये तो हमेशा हर एक साल होते ही रहता है। देयरफॉर ये एक एक छोटी छोटी चीज पे आप दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये जैसे बैंकों के चेक में माइकर कोड था, ये बॉन्ड के ऊपर ISIN कोड होता है, तो सेबी अब उसके अंदर कुछ सुधार करवा रही है, तो उसे क्या फायदा होगा, इन्हीं में से कोई फायदा होने वाला होगा। सो अल्टीमेट एंड रिजल्ट विल बी दैट कैपिटल मार्केट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट उसको और सक्षम बनाया जाएगा। एनीवेज वापस आते हैं भारत के शेयर बाजार में स्कैम। मान लीजिए मैं कहीं से मुफ्त में ढेर सारे पैसे लेके आऊं और वो पैसों की मदद से मैं किसी एक कंपनी को शेयर बाजार में टारगेट करूं, लेट अस से ACC सीमेंट, कि उसका अगर 200 रुपये में शेयर बिक रहा हो, मैं खरीदना शुरू करूं, मैं खरीदता जाऊं, तो स्वाभाविक है वो शेयर का सप्लाई बाजार के अंदर कम होने लगेगा, तो उसकी फिर भाव बढ़ने लगेगा, तो 200 का फिर 300 में बिकेगा, 3000 में, 6000 में, करते करते मैं 9000 तक पहुंचा दूँ उसको खरीद के। फिर आप ये सोचेंगे, एक सामान्य निवेशक ये सोचेगा मैं भी 9000 में खरीद लेता हूँ, फिर उसका जब 12000 तक दाम चढ़ जाएगा देन आई विल ऑल्सो मेक मनी। बट उसी वक्त जब आप उस शेयर को 9000 में खरीदने को आते हैं, तो मैंने जो पहले से जमा करके अपना स्टॉक बना के रखा था वो सारे मैं डंप कर दूंगा आपके ऊपर, तो आप मुझे पैसा देंगे, मैं तो माला माल हो गया, बट देन शेयर्स विल गो डाउन और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा स्कैम करने की पूर्व शर्त है कि भाई कहीं से ढेर सारा मुफ्त का पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप खरीदारी करके दाम चढ़ा सकते हो, राइट। सो इन द 90s ये हर्षद मेहता ऐसा करने के लिए पैसा लाया। पैसा कहाँ से लाया? उस जमाने में बैंक वाले आपस में उधारी करते थे यूजिंग रेडी फॉरवर्ड डील, तो उसने वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ फर्जीवाड़ा किया, ढेर सारा 1000 करोड़ पैसा लेके आए, एंड देन ही टारगेटेड कंपनीज, और उस प्रकार से वो पैसा बनाने का प्रयत्न कर रहा था। पकड़ा गया, जेल में गया, मर गया। हर्षद मेहता मर गया तो केतन पारेख ने सोचा कि भाई किसी और राज्य का व्यक्ति शेयर बाजार में घोटाला कर दे और अपना गुजरात का नाम थोड़ा कमजोर हो जाए, ये होने नहीं दूंगा, डर खत्म तो इज्जत खत्म। तो वो माधोपुरा कोऑपरेटिव बैंक में गया, उसके ट्रस्टियों को उसने हथेली में चांद दिखा दिया कि आप मुझे जनता के 1000 करोड़ जो डिपॉजिट में दे दो और मैं उसकी मदद से ढेर सारे पैसे आपको बना के दूंगा। एंड लाइक दैट उसने भी बिना मजूरी का मुफ्त का पैसा उसके पास आ गया। उसकी मदद से उसने IT कंपनियों को टारगेट किया। तो साल 2001 में एक विजुअल सॉफ्ट कंपनी थी, 600 रुपये का शेयर बिक रहा था, ये भाई ने उसको खरीदना शुरू किया, खरीदते खरीदते 8000 तक वो ले गया। फिर जनता वो 8000 में खरीदने आई, उसने सारे शेयर डंप कर दिया, ढेर सारा पैसा बना दिया। लाइक दैट ही ट्राई टू प्ले द गेम। पकड़ा गया, वो भी जेल में गया। और इस केस में माधोपुरा कोऑपरेटिव बैंक, तो उसके सारे डिपॉजिटर का पैसा यहाँ पर चट हो गया। ये केतन पारेख करीब 250 करोड़ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से भी लेके आया था, फिर वो बैंक भी कच्चा पड़ गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज हो गया। मित्रों, इस प्रकार के स्कैम वो इकोनॉमी के लिए खराब क्यों है? क्योंकि एक आम निवेशक वो ये सोचे अच्छा 8000 चलो मैं अपनी मेहनत की कमाई लगा दूं और मुझे 8 के 12000 मिल जाए, राइट। सो ही विल इन्वेस्ट मनी। बस एक बार वो बेवकूफ़ बनेगा, दूसरी बार वो जेन्युइन भी शेयर हो तो उसमें वो इन्वेस्ट करने से कतराएगा। सो देन इट विल नॉट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ दैट डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक। तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों से लड़ना ज़रूरी है। इनसे लड़ने का एक तरीका है सर्किट ब्रेकर, कि आप BSE या NSE में कोई एक कंपनी के शेयर का कल क्या यस्टरडे दाम क्या चल रहा था, आज की तारीख में अगर वो दाम में 10% अप या डाउन जा जाए, अचानक से हो जाए, इसका मतलब कि भाई कोई ऐसा गड़बड़ करा रहा है, तो उस वक्त आप 1 घंटे के लिए उसका ट्रेडिंग रुकवा दो। दैट इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। अगर 15% ऊपर या नीचे जाए 2 घंटे के लिए करवा दो, 20% तो पूरा दिन ट्रेडिंग रुकवा दो। और केवल ऐसा नहीं कि BSE के अंदर हुआ तो BSE में, NSE में, अहमदाबाद, हर एक जगह पे उसको बंद करवा दिया जाए। सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर। मैं और आप कोई शेयर बेचने का ट्रेड करें तो फिर मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे शेयर की डिलीवरी दोगे, तब हम बोलेंगे कि सेटलमेंट हो गया। तो ये ट्रेड और सेटलमेंट के बीच कितना अंतर या समय परमिसेबल है? 90s में तो 72 डे तक चल सकता था। उस जमाने में ये जेठालाल जैसे आम निवेशक, भले उनकी जेब में कोई पैसा ना हो, फिर भी वो ब्रोकर को बोलते मेरे नाम से इतने शेयर बुक कर दो, ठीक है। क्योंकि उनके हमेशा दिमाग में ऐसा चलता कि ये शेयर का दाम और बाजार में बढ़ेगा तो फिर मैं किसी को बेच दूंगा और मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। सो अप टू 72 डेज दे वुड ड्रैग द पेमेंट। और शेयर ब्रोकर उतने समय तक, भले उसको मुद्दल का पैसा नहीं मिला, वो ऐसा गिन के चलेगा कि मैंने तुमको ब्याज पे पैसा दिया जिसके मदद से तुम ये निवेश करा है। सो ही विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट थिंग।
तो ये पूरी सिस्टम उसको बोलते थे बदला सिस्टम, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, जहां पर कि निवेशक उधारी में लिए हुए पैसे से इन्वेस्टमेंट करता था और फिर एक शेयर से दूसरे में वो कैरी फॉरवर्ड करवा देता। ये पूरी सिस्टम खराब इसलिए है कि जनता की आपके जेब में पैसे नहीं, यू आर ओनली डूइंग सम टाइप ऑफ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट यूजिंग बोरोड मनी। तो ये तो निवेश ना होते हुए एक प्रकार का बैटिंग हो गया, जिसके कारण एक तो ये निवेशकों के खुद के भी वो जैसे जुआ खेल रहा है तो खुद बर्बाद हो जाता था कई बार, और ये हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बड़े बड़े स्कैम भी कर लेते थे। सो लेटर ऑन सेबी ने टाइट करवा दिया कि मैं और आज अगर हम सोच लें कि भाई ये ट्रेड करना है तो विद इन 2 डेज मैंने आपको पैसा देना है, आपने मुझे शेयर की डिलीवरी देना है। T+2 सेटलमेंट सिस्टम अब तो कर दिया गया है। डब्बा ट्रेडिंग क्या है? क्लाइंट विनय पाठक शेयर ब्रोकर है, उसको बोलता है कि भाई मेरे नाम से ये कंपनी के इतने शेयर बुक कर देना, लेकिन ये ब्रोकर विनय पाठक अपने ऑनलाइन बोल्ट या नीट सॉफ्टवेयर पे केवल वो शेयर का दाम ही देखता है, पर वहाँ पर ऑर्डर प्लेस नहीं करता है कि इतनी क्वांटिटी में खरीदना है। वो केवल अपने एक अनऑफिशियल जर्नल लेजर उसके अंदर लिख देता है कि ये वाले क्लाइंट ने बोला था कि इतने पैसे में ये बुक करना है। सो दिस अनऑफिशियल लेजर इट इज़ कॉल्ड डब्बा, और उसकी मदद से ट्रेडिंग हो, दैट इज डब्बा ट्रेडिंग। अब प्रश्न होता है, पूरा मैंने आपको बताया कि फिजिकल NSDL CSDL की तिजोरियों में शेयर तो रखे हैं और ट्रेडिंग ऑनलाइन होता है, तो फिर ये अपने पेपर जर्नल में ऐसा लग के क्या कर रहा है? बेसिकली दिस इज वन टाइप ऑफ बैटिंग एंड स्पेकुलेशन। उसकी मदद से ही विल डिफ्रॉड द क्लाइंट। आपको हवाबाजी में बोलेगा कि इतने बुक हो गए हैं और इतना रिटर्न मिलेगा। बेसिकली ही इज वेटिंग फॉर टू डू समथिंग एल्स विथ योर मनी, है ना। सो ये डब्बा ट्रेडिंग या बकेटिंग सिस्टम ये गैर कानूनी क्यों है? क्योंकि क्लाइंट को डिफ्रॉड किया जा रहा है। उसने बोला फिर भी ब्रोकर शेयर बुक नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक उस हिसाब से KYC नॉर्म वो पालन नहीं करता होगा। वो क्योंकि खरीदारी नहीं कर रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज की वो फी नहीं भरता होगा। वो क्लाइंट को सर्व तो कर रहा है बट वो अनऑफिशियली काम कर रहा है, तो सर्विस टैक्स नहीं भरता होगा, मतलब कि वो अपने इनकम टैक्स में भी वो आवक दिखाता नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज इलीगल। सेबी के जो T+2 के सेटलमेंट थे उसका वो पालन नहीं कर रहा है, अनऑफिशियली सब हो रहा है। एंड लास्टली देयर इज वन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जहां पर ये लिखा गया है कि कोई भी ये शेयर बॉन्ड डिबेंचर इस प्रकार की सिक्योरिटी वो या तो आप स्टॉक एक्सचेंज मार्फत बेच सकते हो, और अगर फेस टू फेस बेचना है तो विद इन 24 आवर्स उसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। पर ये तो ऐसा भी नहीं करे, वो तो ऑफिशियली पूरा लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देयरफॉर दिस डब्बा ट्रेडिंग इज इलीगल इन इंडिया। ये सारे स्कैम हो रहे हैं तो वहाँ पर निवेशकों की रक्षा करने के लिए कोई पुलिस वाला होना चाहिए। उसका नाम है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? RBI की तरह इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। अपनी मुख्य परीक्षा पेपर 2 रेगुलेटरी बॉडीज, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, तो बस उसके फंक्शन याद करने पड़ेंगे। बहुत आसान है, नाम में लिखा है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब कोई कागज का टुकड़ा अगर आपके पास होगा तो कोई आदमी किसी वक्त किसी तारीख को आपको कुछ पैसा देगा या लेगा, दैट इज सिक्योरिटी। शेयर बॉन्ड डिबेंचर ये सारी चीज सिक्योरिटी है। तो इससे जुड़ी हुई चीजों पर ये सेबी की पुलिस वाली चलती है, मतलब प्रोसेस के ऊपर पुलिस वाली करेगी, अर्थात सिक्योरिटी इशू करने की प्रोसेस, जैसे IPO इशू करना है, FPO एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके सारे नियम कानून सेबी देखता है। सिक्योरिटीज से जुड़ी हुई प्लेसेस के ऊपर इसकी पुलिसगिरी चलेगी। प्लेसेस कौन कौन से हो सकती हैं? आपके शेयर बॉन्ड रखे कहाँ पर हैं? वो तिजोरियाँ, डिपोजिटरीज एक, और उसकी खरीद बिक्री कहाँ पर होती है? स्टॉक एक्सचेंज वो दूसरा, उसके ऊपर भी इनका नियंत्रण रहता है। देन द पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस सिक्योरिटीज प्रोसेस, जैसे कि इंडिविजुअल निवेशक हो सकता है, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन सब के ऊपर। इवन कोई कंपनी का नुमाइंदा है और उसको ऐसा इनसाइडर पता है कि भाई ये कंपनी के शेयर मर्ज होने वाले हैं या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है, और वो उसको बाहर वो जानकारी को लीक कर दे और कोई विनफॉल प्रॉफिट खुद कमाए या किसी को कमाने में मदद करे, ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो पाए, उसके खिलाफ भी ये लोग कदम लेते हैं। अगर किसी निवेशक के साथ कोई नाइंसाफी हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो व्यक्ति सेबी के स्कोप नाम के ऑनलाइन पोर्टल में जाके फरियाद कर सकता है। इसके अलावा जो सभी रेगुलेटर्स काम करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ द इन्वेस्टर, जैसे RBI भी करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह ये भी करते हैं। क्रोनोलॉजी वाइज 1988 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्थापना हुई, 92 में फिर उसका अलग से कानून बना दिया गया, तो ये बन गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी के ऊपर अपील में जाना है तो होता है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल सेट। 1999 में वापस कानून में सुधार करके
इसके पावर्स में बढ़ोतरी की गई। क्योंकि मित्रों उस वक्त अगर कोई बैंक जनता से डिपॉजिट में पैसा ले रहा है तो देन देर इज आरबीआई, कोई इंश्योरेंस में का प्रीमियम ले रहा है तो देन देर इज आईआरडीए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ टुच्चे लोग जनता से पैसा मोबिलाइज करके गड़बड़ कर रहे थे। सो एनीवन हु इज रनिंग अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और वहां जनता का 100 करोड़ से अधिक रुपया लगा है तो सेबी का नियंत्रण रहेगा। लेकिन निधि कंपनी और चिट फंड को और कोऑपरेटिव को इससे बाहर रखा गया। बट लेटर ऑन दे वेर ऑल्सो ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ सेबी। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा वो कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में ऐसा खेल खेल रहे हैं। 2008 के अंदर सहारा सुब्रतो रॉय उसने अपनी 2 कंपनियों के ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, ओएफसीडी। डिबेंचर मतलब बॉन्ड टाइप की चीज़, एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब वो बॉन्ड से शेयर में तब्दील करा सकते थे, बट दैट वाज ऑप्शनली, निवेशक चाहे तो ही। तो इस प्रकार अपनी 2 कंपनियों के लिए उसने ये ओएफसीडी इशू करवाए, लेकिन सेबी की अनुमति ली नहीं थी और हज़ारों करोड़ों रुपए उसमें आ गए, 100 करोड़ से भी ढेर सारे ज़्यादा। तो साल 2011 में सेबी ने बोला कि आपने ये गलत किया है, सभी निवेशकों को 15% ब्याज के साथ आप पैसा वापस करो। अगर कोई निवेशक मर गया है, गुम हो गया है, तो ऐसा अनट्रेसेबल व्यक्ति उसके सारे पैसे आप सरकार में जमा करा दो। स्वाभाविक है सुब्रतो रॉय उसके खिलाफ, सेबी के खिलाफ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, बट हर एक ने सेबी के ही पक्ष में ऑर्डर दिया। तो मतलब उसने अब सारा पैसा इस प्रकार से वापस करना है, बट वो कर नहीं रहे तो फिर जेल में जाते हैं, बेल मिल जाता है, इन एंड आउट, अंदर बाहर चलते रहता है। खैर, क्योंकि ये सुब्रतो वाले केस में तारीख पे तारीख और बहुत लंबा केस चला, तो सरकार ने भी फिर बाद आके पहले ऑर्डिनेंस और उसके बाद कानून में सुधार करके 2014 में सेबी के पावर्स में और बढ़ोतरी की है। सो नाउ दे कैन डू सर्च, सीजर एंड अरेस्ट सिमिलर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। उसके बाद साल 2015 में अलग से एक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था जो कि कमोडिटी मार्केट के ऊपर रेगुलेशन करता था, बट वहाँ जिग्नेशा नाम के एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा एनएससीएल स्कैम किया, तो फिर ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन उसको भी सेबी के अंदर मर्ज कर दिया गया। फिर साल 2017 में सेबी के नए चीफ आए, उसका नाम है अजय त्यागी, आईएएस ऑफिसर, 5 साल के लिए नियुक्ति की गई। तो हाल के लिए सेबी का स्ट्रक्चर क्या है, ये अजय त्यागी इज द चेयरमैन और नीचे 3 होल टाइम मेंबर्स हैं। कमोडिटी क्या होती है? एक तो होती है एग्रीकल्चर कमोडिटी, ये गेहूं चावल वगैरह, दूसरा होता है मेटल कमोडिटी, सोना चांदी वगैरह, तीसरा होता है एनर्जी कमोडिटी, ऑयल कोल वगैरह। तो जैसे शेयर का आपस में ट्रेडिंग होता है शेयर बाजार में, कमोडिटी का ट्रेडिंग कहाँ पर होता है? कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर। ये इकोनॉमी के लिए, किसानों के लिए फायदेमंद है, समझते हैं। एक किसान ने गेहूं उगाए हैं और वो सारे जाके किसी वेयरहाउस में डिपॉजिट कर देता है। वो वेयरहाउस का मैनेजर उसको एक रसीद बना के देता है कि भाई इतने किलो ऐसी ये वाली हाइब्रिड वाले मुझे इतने गेहूं दिए गए हैं। अब ये रसीद किसान के पास आ गई तो उससे वो 2 काम कर सकता है। दिस इज नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट। तो वो जाके बैंक में गिरवे रख सकता है, उससे उसको नया कर्जा मिल जाएगा जिसकी मदद से वो सीड फर्टिलाइजर खरीद के आगे आगे अपना सेकंड क्रॉपिंग साइकिल शुरू करे। एंड ही कैन वेट एंड वॉच कि जब अच्छे दाम हो जाएंगे तब जाके मैं अपने गेहूं बेचूंगा, तब तक केवल वो वेयरहाउस का भाड़ा ही देना है। ये एक काम हो सकता है। दूसरा, वो ये वेयरहाउस रिसीट लेके कमोडिटी मार्केट में जाए और जब अच्छा दाम चल रहा हो तो वो किसी व्यापारी को बेच सकता है, फिर वो व्यापारी वो रसीद लेके वेयरहाउस में जाए और अपनी डिलीवरी ले सकता है। सो लाइक दैट दिस कमोडिटी मार्केट कैन हेल्प द फार्मर टू रियलाइज बेटर वैल्यू फॉर हिज एग्रीकल्चर कमोडिटीज। यहाँ पर ये जो खरीदी बिक्री होती है ऐसे कमोडिटी एक्सचेंज रहते हैं। ऐसा एक था एनएससीएल जिसका प्रमोटर था जिग्नेश शाह। अब एनएससीएल या ऐसा कोई भी एक्सचेंज कमाएगा कब? जब व्यापारी और किसान आपस में ट्रेडिंग करेंगे तो बीच में उनका कमीशन रहता है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे। सो दिस जिग्नेश शाह ही वांटेड टू बूस्ट द ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो किसानों ने भले वेयरहाउस में कोई अनाज जमा नहीं कराया, वो अपने कंप्यूटर में उसने नकली रसीद, वेयरहाउस रिसीट जनरेट कर दी। स्वाभाविक है व्यापारी उसको खरीदेंगे और बड़ा बड़ा ट्रेड दिखेगा। और फिर उसको ऐसी अपेक्षा थी कि उतने में कहीं ना कहीं से तो कोई किसान अनाज डाल देगा, तब मैं पूरा सिस्टम ऑनलाइन वापस सेट कर दूंगा। पर ऐसा हो नहीं पाया और अंत में 5,600 करोड़ से ज़्यादा का पूरा ये घपला हो गया। मित्रों, ये कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और उसके नीचे था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, वो पूरा रेगुलेशन देखता था। बट ये बड़ा स्कैम हो गया, उसका मतलब कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। तो धीरे से वो एफएमसी को पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैंड ओवर कर दिया गया और फिर 2015 में तो उसको सेबी के साथ ही मर्ज कर दिया गया। डीमेट स्कैम समझ लिए, शेयर बाजार के स्कैम समझ लिए, कमोडिटी बाजार के स्कैम समझ लिए। नाउ चीट फंड स्कैम।
एक शारदा चिट फंड वेस्ट बंगाल के अंदर मालिक था सुदीप्तो सेन, बहुत सारे लोगों को चुना लगाया। लेकिन उसके बाद एक दूसरा खिलाड़ी बाहर आया, रोज वैली चिट फंड स्कैम, जिसने कि ये सुदीप्तो से भी 7 गुना ज़्यादा बड़ा स्कैम। द हिंदू वाले बोलते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ये स्कैम है। 40,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक का जनता का पैसा इसने डुल कर दिया। तो ये इसका मालिक कौन है? पुंछुक वांगडू नहीं, गौतम कुंडू ऐसा नाम है इसका। 2017 जनवरी में ये बाहर आया था, तो प्रीलिम के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। चिट फंड चीज़ क्या होती है? मान लीजिए मैं, जेठालाल और आलोकनाथ, हम 3 निवेशक सोचे कि भाई चिट फंड खेलते हैं, और वहाँ पर नियम बनाए कि हर एक व्यक्ति ने 10-10 हज़ार हर महीने जमा करने होंगे और 3 महीने तक हम ये चिट फंड खेलेंगे। तो एक खोखा लेते हैं और उसमें पहला महीना तो हर एक व्यक्ति 10,000 जमा कराएगा। खोखे में कितने हुए? 30,000 रुपये। अब ये चिट फंड मैनेज करने के लिए एक आदमी को डेजिग्नेट कर दे, अगेन अपने पुराने और पसंदीदा विनय पाठक, और वो ये काम देखेंगे तो मतलब उनका कमीशन बनता है। तो मान लीजिए तय कर ले 1,000 रुपये उनको कमीशन में देने हैं, तो खोखे में बाकी कितने पैसे बचे? 29,000 रुपीज़। अब ये जो 3 निवेशक हैं उनको बोला जाएगा कि भाई ये 29,000 में से आपको उधारी में कितना पैसा लेना है, आप एक चीट डालो, कितना पैसा आपको चाहिए। मान लीजिए मैं 29,000 मांगता हूँ, जेठालाल 28 और आलोकनाथ 25। तो यहाँ पर ये बिडिंग के अंदर जो सबसे कम बोली लगाएगा, आलोकनाथ ने लगे मुझे सिर्फ 25,000 ही चाहिए, तो उसको वो पैसे दे दिए जाएंगे। अब खोखे में 29 थे, उसमें से 25 आलोकनाथ को मिले, तो बाकी कितने बचे? 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये इन तीनों खिलाड़ियों को एक समान मात्रा में बांट दिए जाएंगे। अब आप समझिए खेल क्या हो रहा है। आलोकनाथ के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, 10,000 रुपये वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जमा कराएगा, ठीक। और पहले महीने में उसने सामने कितने पैसे ले लिए? 25,000 ले लिए, और साथ ही साथ वो 4,000 का 1/3 भी उसको मिला होगा। बट लेट अस इग्नोर दैट एंटायर चेन, ताकि समझने में सुविधा रहे। पहले महीने उसने 10,000 जमा करा और सामने उसको 25,000 मिल गए। दूसरे महीने में वो वापस चीट नहीं डाल पाएगा, उसको पैसा ही डालना पड़ेगा 10,000। तीसरे महीने में 10,000, अर्थात 25,000 उधारी में लिए थे, 30,000 वापस किए। तो एक प्रकार से क्या हुआ? ब्याज मुद्दल के साथ उसने वापस किया, ऐसा बोल सकते हो, है ना। कि 25,000 उधारी में लिए प्लस 5,000 एज इंटरेस्ट गया, कुल मिला के 30,000 का ये लोन बना। इसका और भी वेरिएंट हो सकता है कि रादर देन गिविंग द कैश टू द पार्टिसिपेंट, आप ऐसा बोले कि मोटरसाइकिल देंगे, फ्रिज देंगे, और ऑक्शन बीडिंग या चीट सिस्टम नहीं, बट कोई लकी ड्रॉ से करेंगे। बट बशर्त है कि आपका नंबर लग जाए, उसके बाद भी आपने तो पैसे जमा करते रहने पड़ेंगे। समझ में आ गया तो उत्तम, अदरवाइज रट्टा मारो जिंदाबाद। चिट फंड क्या है? इट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहां पर लोग, खासकर गरीब लोग, अपनी बचत का पैसा जमा करते हैं। पीपल पूल देयर सेविंग्स बाय पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, हमने देखा 3 महीनों के लिए किया गया। और ये जो खोखे में पैसा जमा हुआ, दैट अमाउंट इज गिवन टू वन ऑफ द मेंबर्स आइदर थ्रू लकी ड्रॉ और थ्रू ऑक्शन, और फिर उस प्रकार से वो पूरा गेम बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि चिट फंड इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, अर्थात केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो कुछ राज्यों ने ऐसे कानून बनाए, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, बंगाल वगैरह। चिट फंड स्कैम की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है? ये व्यक्ति का नाम गौतम कुंडू है, रोज वैली चिट फंड का स्कैम मास्टर, बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट अस से कि ये पुंछुक वांगडू है। पुंछुक वांगडू सबसे पहले किसी एक राज्य में जाके उसके राज्य सरकार के अंदर चिट फंड रजिस्ट्रार में अपना नाम लिखवा देगा कि ये मेरा रोज वैली चिट फंड है, और फिर सेबी को अंगूठा दिखाएगा कि तुम्हारा सुपरविजन बनता नहीं, बिकॉज आई एम अ चिट फंड। हावेवर 2014 के अंदर सेबी के कानून में ही सुधार करके ये लिख दिया गया है कि कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कोई भी व्यक्ति चलाता हो जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा जनता का पैसा निवेश हो रहा है, देन दैट इज अंडर सेबी, चाहे वो चिट फंड हो, कोई निधि कंपनी हो, कुछ भी। अब ये पुंछुक वांगडू जो भी गड़बड़ियां कर रहा है और सेबी के अफसर उसको पकड़ ना ले, क्या करना पड़ेगा? 100 करोड़ वाली लिमिट से बचना पड़ेगा। सो देन ही विल सेट अप मल्टीपल चिट फंड कंपनीज। एक बिहार के अंदर ही मान लीजिए वो अपने भाई, भतीजे, ड्राइवर, रिश्तेदार सबके नाम पे खोल दे, फिर बंगाल में, उड़ीसा में, एंड सो ऑन। और फिर जनता का जितना पैसा आ रहा है उसमें से एक फंड में से दूसरे फंड में पैसा वो ट्रांसफर करता रहे, ताकि किसी भी फंड के अंदर 100 करोड़ से ऊपर की रकम दिखे नहीं, सो दैट ही कैन एस्केप द सेबीज सुपरविजन। और फिर ये पुंछुक वांगडू टीएमसी लीडर्स, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सेलिब्रिटी, इन सबके डांस शो वगैरह करके गरीबों के बीच अपनी साख बनाएगा कि मैं तो आपका मसीहा हूँ, आप मुझे अपना सारा बचत का पैसा दे दो और उसकी मदद से मैं आपको दुगना पैसा करवा दूंगा, एंड सो फॉर्थ। अगर ये जनता से पैसा लेकर
चीट फंड का काम करता है। चीट फंड का काम क्या है, मैंने जो आपको सीखा है, मैं, आलोकनाथ और जेठालाल, कि पैसा मेंबर पार्टिसिपेंट को ही मिलना चाहिए वापस, राइट। बट ऐसा करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी रकम मिलेगी नहीं। तो ऐसे लोग फिर वो पैसा, रादर देन डूइंग द चीट फंड एक्टिविटी इन द नेम ऑफ चीट फंड, वो पैसा लेके वो कहीं शेयर बाजार, रियल एस्टेट में निवेश कर देंगे। तो फिर मित्रों वो तो म्यूचुअल फंड और राइट्स इन्वेस्ट जैसा कुछ काम हो गया। तो तब तो सेबी का देखरेख बनता ही है, बट दे आर एस्केपिंग, ये एक गलत हुआ। दूसरा, बहुत बड़ा रिटर्न अगर गरीब को देना है तो वो शेयर बाजार वगैरह से तो वैसे ही नहीं मिलेगा, स्पेशली आफ्टर दिस सब प्राइम क्राइसिस। इसलिए ये लोग एक गरीब से 100 रुपया लिया, फिर दूसरा और तीसरा गरीब जब 100 रुपये देंगे तो वो 200 रुपये पहले वाले गरीब को दे देंगे। सो लाइक दैट वो क्या, इसकी टोपी इसके सर पे कर रहे हैं, पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं। ऐसे सब गड़बड़िया वो कर रहे थे और करीब 60,000 करोड़ रुपीस का ये स्कैम है। मित्रों ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक ब्रांच वो तो पहले से ही कम है और लोगों में भी साक्षरता कम है, तो वो तो ऐसे स्कैम में फंस जाएंगे। लेकिन गुजरात और उसके अंदर अहमदाबाद, जहाँ पर कि 10 मिनट के अंतराल में आप कहीं कोई भी दिशा में जाइए, आपको कोई भी बैंक एटीएम मिल जाएगा, ठीक। तो फाइनेंशियल नेटवर्क, बैंक नेटवर्क इज़ वेरी हाई, जनता के बीच साक्षरता भी ठीक ठाक ही है। तो फिर ये लॉजिक पे तो भाई अहमदाबाद और गुजरात में कोई स्कैम होना ही नहीं चाहिए, बट दैट टाइप ऑफ अजम्पशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अहमदाबाद में भी स्कैम होते हैं। 2003 में एक जहीर राणा था, उसने लोगों को बोला कि मेरी रेमो मार्केटिंग कंपनी में आप पैसा लगाइए और मैं आपको हर महीने 11% रिटर्न दिलवाऊंगा, बशर्त है कि आपने पैसा लगाया, आप 3 लोग के लेके आइए, वो पैसा यहाँ पर लगाए और उन तीनों को बोले आप और 3 लेके आइए, राइट। तो ये क्या कर रहा है, असल में कोई इन्वेस्टमेंट बैकएंड में हो ही नहीं रहा था, वो तो इसकी टोपी इसके सर पे चढ़ा के ही वॉज रनिंग अ मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम। और ये तब तक चलेगी जब तक लोग आते रहेंगे, जब खत्म देन इट विल कोलैप्स। वो जेल में गया, बाहर आ गया, एक स्कैम हुआ। उसके बाद साल 2009 में एक अशोक जाडेजा था, उसने गरीबों को ये बोला कि मुझे स्वप्न में माता जी आई थी और उन्होंने मुझे ऐसी अद्भुत शक्तियाँ दे दी हैं कि मैं आपके पैसे डबल कर सकता हूँ, तो आप मुझे पैसे दो। तो यहाँ पर भी गरीब अपनी बचत के 1000 रुपये देगा पहला गरीब, फिर दूसरा 1000 देगा, तीसरा 1000, तो सेकंड एंड थर्ड के 2000 मिला के पहले को देखो डबल करवा दिए, एंड लाइक दैट। और उसका गेम प्लान ये था कि ऐसा करके मैक्सिमम पैसा मैं बटोर लूँ और एक दिन में भाग जाऊँ। तो 550 करोड़ का इसने भी स्कैम कर दिया है। सो माई पॉइंट इज कि ये बिहार में होगा और गुजरात में नहीं होगा, ऐसी कोई देयर इज नो सच थिंग। भले बैंकों का नेटवर्क बन जाए फिर भी ये स्कैम होते हैं। इसका कारण ये है, जो आदमी गरीब होता है, बैंक के अंदर आपको कितना ब्याज मिलेगा, 4%, 7%, उससे तो उसकी गरीबी कम होगी नहीं। सो ऑलवेज दिस पुअर पीपल दे आर इन द ल्यूर ऑफ क्विक रिटर्न। अचानक से हमको लॉटरी लग जाए, अचानक से ढेर सारा पैसा मिल जाए, उस कारण से ऐसे फ्रॉडस्टर वो उनको अपनी जाल में साइकोलॉजिकली अटैक करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा होने पर ये गरीब आदमी की खुद की बचत तो खत्म हो ही जाती है, बट साथ साथ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को भी नुकसान होता है, क्योंकि ऊपर से जो उन्होंने गिनती करी होगी हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लायर, बट ये जनता का पैसा बैंक डिपॉजिट में आया नहीं, वो तो स्कैमस्टर के पास चला गया। अब तो क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक खातों पे भी नजर रखता है, तो उस स्कैमस्टर ने जो 550 करोड़ बनाए वो बैंक में नहीं रखेगा, वो तो कहीं गोल्ड रियल एस्टेट में ले जाएगा, राइट। तो आरबीआई फिर चाहे कितनी बढ़िया मॉनेटरी पॉलिसी बना दे, नीचे वो रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं, तो महंगाई काबू में होगी नहीं, ग्रोथ बढ़िया होगा नहीं, तो ये आदमी जो गरीब हैं और गरीब रहेंगे। लाइक दैट दिस एंटायर विशियस साइकिल विल कंटिन्यू टू गो ऑन। इसके लिए कानून भी और जिम्मेदार है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जिसके अंतर्गत एक से ज्यादा राज्यों के अंदर काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके ऊपर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सेंट्रल रजिस्ट्रार की भी देखरेख रहती है। अब पाया गया कि जब स्कैमस्टर को पता चल जाता है कि मेरे ऊपर सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एसएफआईओ की रेड पड़ने वाली है, उससे पहले ही वो अपना सारा पैसा ऐसे किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में डाल देता है और वहां से अपने चमचों के मार्फत वही पैसा कोऑपरेटिव द्वारा अपने ही भाई भतीजे को वापस लोन में दिलवा देता है। फिर वो पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज लाइक गिवन टू दैट पुअर पीपल। हाउ ये सेंट्रल रजिस्ट्रार फिर फाइलें क्लियर नहीं करता है, सो फॉर दिक्कतें आती हैं। इससे लड़ने के लिए क्या सुधार लें? एक तो ये हो सकता है कि जैसे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से शिफ्ट करके फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाला और फिर सेबी में मर्ज कर दिया, ऐसा ही ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ किया जाए, एक बात। या फिर कि उसके कानून में कुछ सुधार किया जाए, इसको ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, इसके ऊपर कोई सीएजी की स्पेशल ऑडिट हो, समथिंग लाइक दैट। नए बजट में सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया कि ये कानून के कारण गड़बड़ियां हो रही है। सो दे प्रॉमिस वी विल अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इन 2000 दिस एक्ट। और साथ ही साथ ये पॉन्जी और इलीगल डिपॉजिट स्कीम चले, उससे लड़ने के लिए एक अलग बिल भी हम लोग ला रहे हैं।
सो 2017 के बजट में ये दो बातें करी गई। मित्रों, हर एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं करे, इसलिए मजबूत फ्रेमवर्क उन्होंने बना के ही रखा है कि अगर आपको बैंक से फरियाद है, यू कैन अप्रोच बैंकिंग ओम्बड्समैन, कंज्यूमर कोर्ट एंड सो फॉर। अगर आपको शेयर बाजार में आपसे कोई धोखाधड़ी हो गई तो आप सेबी के स्कोर नाम के पोर्टल में आप रजिस्टर कर सकते हो, सेबी को फरियाद करो, ऊपर सेट है, कोर्ट तक आप जा सकते हो। IRDA होता है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है, PFRDA फॉर NPS एंड सो फॉर। लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र के बहुत सारे रेगुलेटर्स, तो स्कैमस्टर अगर एक जगह पकड़ा गया, मान लीजिए चीट फंड में पकड़ा गया, तो वो म्यूचुअल फंड में दुकान लगाएगा, वहीं से निकल के कहीं और करेगा। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दिस बॉडीज, दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द स्कैम्स। साल 2011 में सरकार ने जस्टिस BN श्रीकृष्णा की कमेटी बनाई फॉर फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। उन्होंने बोला कि ये रिजर्व बैंक एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, फीमा एक्ट, IRDA एक्ट, ये अलग अलग कानून और बीच में संकलन का अभाव, तो इन सबको आप खत्म करिए और उसके बदले केवल एक ही इंडियन फाइनेंशियल कोड होना चाहिए। उसी प्रकार अच्छी देखरेख के लिए RBI तो उसके दो भाग कर दो कि RBI खुद जो ये मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग ऑपरेशन देखे, और RBI ये जो सरकार के पब्लिक डेट मैनेजमेंट का काम करता है उसको अलग करके नई संस्था बना दो। वो PDMA एजेंसी क्या है हम बजट में पढ़ेंगे कि एक काम करो। दूसरा, सेबी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, IRDA, PFRDA, इन सबको खत्म करके एक यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी आप बना दो। और उसके ऊपर अपील में जाना है तो अभी जैसे सेबी के ऊपर सेट है तो सेट को खत्म करा के एक बना दो फाइनेंशियल सेक्टर एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके अलावा ग्राहकों की मदद के लिए फाइनेंशियल रेड्रेसल एजेंसी ये बनाया जाए। अभी के लिए एक DICGC नाम की संस्था, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका काम है कि जब भी बैंक वाले आपसे डिपॉजिट में पैसा लेता है, वो डिपॉजिट के ऊपर बैंक ने DICGC से इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ताकि जब बैंक अगर नुकसानी में बंद हो जाए तो भी डिपॉजिट होल्डर को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस में रकम वापस मिलेगी। लेकिन ये DICGC ऐसा करके केवल बैंकिंग के ग्राहकों को बचा रहा है। बट व्हाट इफ देयर इज सम स्कैम इन म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर भी तो ग्राहकों को मदद करनी चाहिए, राइट। सो वी रिवैम्प दिस थिंग एंड मेक अ बिग रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन। और ये आपस में सभी क्षेत्र, पेंशन, इंश्योरेंस, फाइनेंस वगैरह, उसके बीच एक फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर होना चाहिए, ताकि ये कोई गड़बड़ी कर रहा है आदमी तो हर एक जगह से उसको बांध कर सके, पूरा मॉनिटरिंग हो सके। और ये पूरी प्रक्रिया के ऊपर FSDC नाम के काउंसिल का रेगुलेशन सुपरविजन होना चाहिए। FSDC क्या है अभी आगे आ रहा है। क्या नए बजट में इस बारे में क्या कहा गया? एक तो 2015 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया है। 2017 के बजट में ये बोला गया कि ये बात तो सही है कि अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं, उसके ओवरलैपिंग फंक्शन, तो संकलन में दिक्कतें आ रही हैं। देयरफॉर वी विल रैशनलाइज द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड मर्ज देम एज एंड वेयर पॉसिबल। ऐसा किया गया। नए बजट के साथ फाइनेंस बिल रखा गया, उसके अंदर ही बोल के ये कानून में सुधार करके ऐसा करेंगे। तो जैसे मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कार्टेलाइजेशन, इन सबसे लड़ने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो उसको मर्ज कर दिया गया कंपनीज लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ। इस प्रकार से अलग अलग काम किए गए। सीधे सीधा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में तो कोई दिखेगा नहीं, बट इनडायरेक्टली दे ट्राई टू रिफॉर्म द थिंग्स लाइक दिस। खैर, ये अपने फाइनेंस बिल के साथ बजट में आराम से पढ़ेंगे। हमारा जो पिछली वाली स्लाइड में था कि FSDC क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, साल 2010 में बनाई गई। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसका वहीवटी काम देखता है। बॉस कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर खुद, उसके नीचे RBI गवर्नर और उसके नीचे सेबी, IRDA, PFRDA के चेयरमैन। ये सब बैठ के वहां पर क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन करेंगे, कंसल्टेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रयोग, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, ताकि कोई बड़ा स्कैम होने से पहले उसको रोका जा सके। तो भारत के लिए तो एक संस्था है। साल 2007-8 के अंदर सबप्राइम क्राइसिस हुआ, उसके बाद G20 देशों को लगा कि भाई पूरे विश्व में ऐसा मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो बासेल अंडर इन स्विट्जरलैंड, वहां पर उन्होंने बनाया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जहां पर कि अपने जैसे RBI और सेबी है, अमेरिका के अंदर होगा उसका फेडरल रिजर्व एंड SEC, तो ये सारे अधिकारी वहां पर हर साल 2 बार मिलके अपने पूरी एंटायर इकोनॉमी के ऊपर नजर रखें। 2016 UPSC प्रीलिम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कौन से सही विधान है। इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता है और सीधा फाइनेंस मिनिस्टर खुद है। दूसरा वाक्य, इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, यस। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी, करेक्ट। तो अब आप एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे, पता चलेगा C, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपना फाइनेंस, तो वहां पर सेंसेक्स, सेबी, उसके फंक्शन और अलग अलग स्कैम और उससे लड़ने के लिए क्या हुआ है और बजट में क्या बोला गया है, वहां तक हमने देखा।
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि ये कंपनीज एक्ट क्या होता है और ये साइरस मिस्त्री रतन टाटा के झगड़े में क्या भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस खतरे में है, एक थोड़ा ओवरव्यू वहां पर लेंगे।